सिंकियांग में सप्लाई चेन वाली कॉरपोरेशंस को सार्फिन की बढ़ती हुई तशवीश का सामना था और हुकूमतें अपनी कार्रवाई करने के लिए बढ़े हुए सियासी दबाव में आ रही थीं। इसके अलावा दीगर मसाइल भी थे जिनमें तेजी के साथ बीजिंग की जानिब से हांगकांग में इख्तिलाफ राय को कुचलना, बहिरा जनूबी चीन में इसकी अस्करियत पसंदी और ताइवान पर बढ़ते हुए खतरात शामिल हैं। इसके अलावा दीगर मसाइल भी थे जिनमें तेजी के साथ बीजिंग की जानिब से हांगकांग में इख्तिलाफ राय को कुचलना, बहरा जनूबी चीन में इसकी अस्करियत पसंदी और ताइवान पर बढ़ते हुए खतरात शामिल हैं। लेकिन सिंकियांग सोचों को बिल्कुल वाज़िया कर रहा था। चीन भी इस बदलती हुई लहर को महसूस कर सकता था। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि सिंकियांग में जो कुछ हो रहा है उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करने वाले बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों को मुल्क से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया। मारूफ अमरीकी थिंक टैंक प्यो के ताज़ा तरीन सर्वे से पता चलता है कि 80% अमरीकी अब चीन के बारे में मुखालफाना राय रखते हैं, जो कि एक दिहाई कबल सिर्फ 40% था। दूसरा अहम अंसर जिसने चीज़ों को तब्दील किया वो डोनाल्ड ट्रंप थे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ मिस्टर शी के मजबूत आदमी के अंदाज में खुली तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ गैर मुनसिफाना तजारती तरीकों पर तनकीद का निशाना बनाते हैं। मुख्तसरन उन्होंने ये दावा किया कि तजारत और इंगेजमेंट एक बड़ा दाव था जिसके नतीजे में कोई खास फायदा नहीं हुआ, बल्कि मुलाजमतें और टेक्नोलॉजी बाहर चली गई। उनके मुखालफिन ने इनके पैदावार मुखालिफ तरीकों को तनकीद का निशाना बनाया और इनके बयान को उन्होंने गैर मुल्कियों से नफरत वाली जुबान करार दिया। लेकिन सच ये था कि वो सांचा टूट चुका था जिस पर अमेरिका और चीन का रिश्ता कायम था। चीन के बारे में मिस्टर ट्रंप ने जो तजारती जंग छेड़ी थी, सदर बाइडन इस पॉलिसी से कुछ पीछे नहीं हटे, क्योंकि जो मकसूलात ट्रंप ने लगाए थे वो बरकरार हैं। वाशिंगटन को देर से ये एहसास हुआ है कि चीन में सियासी इस्लाहात को तेज करने के बजाय तजारत और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली ने बीजिंग को आमराना मॉडल की तकवीत देने में मदद फराहम की है। ताइवान की हैसियत पर सदर बाइडन के हालिया तबसरों से ज्यादा इस बात का कोई वाज़िया इशारा नहीं कि अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में कितनी ज्यादा तब्दीली आई है। गुज़िश्ता माह उनसे CBS न्यूज़ ने पूछा कि क्या चीनी हमले की सूरत में ताइवान के दिफा के लिए अमेरिकी फौज भेजी जाएगी, तो उन्होंने हाँ कहा था और ये भी कहा था कि अगर हकीकत में कोई गैर मामूली हमला हुआ तो जंग की सूरत में ताइवान की मदद के मामले में वाशिंगटन में सरकारी पॉलिसी तवील अरसे से दानिस्ता तौर पर मनसूबा बंद तरीके से इबहाम की रही है। ये तस्लीम किया जाता है कि अगर अमेरिका मुदाखलत ना करने की बात करता है तो इससे हमले को ग्रीन सिग्नल मिलता है, और अगर वो ये कहता है कि वो दफा करेगा तो ताइवान की खुद मुख्तार हुकूमत को आज़ादी के बाज़ाब्ता ऐलान के लिए हौसला अफजाई मिलती है। बज़ाहिर नई स्ट्रेटेजिक शफाफियत पर बीजिंग की जानिब से सख्त तनकीद आई है और वो इसे अमरीकी मौक़िफ़ में एक बड़ी तब्दीली के तौर पर देखते हैं। सीनियर अमरीकी हुक्काम की जानिब से तबसरों को वापस लेने की कोशिशों के बावजूद इस अमर से इख्तिलाफ करना मुश्किल है। मुश्तरका असूलों और इक़दार की बजाय चीन अब मुतबादिल तौर पर अपने खुशहाल आमियत के मॉडल को पेश करता है। ये अपनी इंटेलिजेंस खिदमात के ज़रिए और अपने निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए अपने वसी प्रोपेगेंडे के ज़रिए बैनुल अक़वामी इदारों में सख्त मेहनत कर रहा है और ये दलील दे रहा है कि जमहूरियतें ज़वाल का शिकार हैं। मिसाल के तौर पर जर्मन कारोबारी बरादरी जैसे बाज़ हलकों ने तजारत और इंगेजमेंट के हक़ में दलील ने बिल्कुल मुख्तलिफ लहजा इख्तियार किया है। नया बयानिया अब ये सामने आ रहा है कि चीन अब आलमी सप्लाई चेन्स के लिए बहुत अहम और ताकतवर है कि इनके पास तजारत जारी रखने के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि इन्हें खदशा है कि इससे इनके ही अपने मुआशी मुफादात को नुकसान पहुंचेगा या बसूरत दीगर ये बीजिंग की तरफ से रद्द अमल को उकसाने के मुताबिक होगा। शी जिनपिंग कई दहाइयों बाद सबसे ताकतवर चीनी रहनुमा के तौर पर उभरे हैं, क्योंकि इनसे कबल इनके पेशवाओं की हुकूमत में सिर्फ 2 मुद्दत तक रहने की रवायत टूट चुकी है और इनके पास क़यादत के लिए तीसरी मुद्दत है। उन्होंने चीन पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है और शायद इनकी हुकूमत अब गैर मुय्यना मुद्दत तक रहे। लेकिन अगरचे मुल्की सतह पर शी जिनपिंग की गिरफ्त मजबूत हुई है, बैनुल अक़वामी सतह पर सूरत-ए-हाल ज्यादा गैर मुस्तहकम नजर आ रही है। कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा ने जितना ज्यादा चीन के आमराना मॉडल को तक़वियत दी है, इतना ही उन्होंने आलमगीरियत के हमारे दौर के एक वाज़िया मफरूज़े को चैलेंज किया है कि जैसे जैसे चीन अमीर होता जाएगा, आज़ाद होता जाएगा। इस मफरूज़े ने वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान कई दहाइयों की तिजारत और मेल जोल को आगे बढ़ाया। ये एक इक़्तिसादी शराकतदारी की बुनियाद थी, जिसके नतीजे में हर साल निस्फ खरब डॉलर से ज़्यादा मालियत का सामान बहरुल काहिर से गुजरता रहा है। अब जैसे ही शी अपनी तीसरी मुद्दत का आगाज़ कर रहे हैं, उन्हें अमेरिका के साथ जारी तजारती जंग का सामना है। बीजिंग का इस्तदलाल है कि ताल्लुकात में नुमायां हालिया सर्द मोहरी अमेरिका की आलमी ताकत के तौर पर अपनी पोजीशन को बरकरार रखने की ख्वाहिश की वजह से है। सदर जो बाइडन की नई जारी करदा कौमी सलामती की हिकमत अमली में बीजिंग को मौजूदा आलमी निज़ाम के लिए मॉस्को से भी बड़ा खतरा करार दिया है और वाशिंगटन ने ताइवान पर चीनी हमले के बारे में बात करना शुरू कर दी है, जो कि दूर दराज के इम्कान की बजाय एक हकीकत पसंदाना इम्कान है।
یہ ان دنوں کی بات سے بہت دور کی بات ہے جب امریکہ اور چینی رہنما یہ اعلان کرتے تھے کہ باہمی ترقی ایک سپر پاور اور ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے درمیان نظریاتی اختلافات اور تناؤ کو بالآخر مات دے گی۔ تو ہم یہاں تک پہنچے کیسے؟ یہ کوئی کم ستم ظریفی نہیں کہ یہ وہ صدر جو بائیڈن ہیں جو روز بروز چین کے ساتھ ایک مخالف کے طور پر سلوک کر رہے ہیں۔ 1990 کی دہائی کے آخر میں جب بائیڈن امریکی سینیٹ کے رکن تھے، وہ چین کو عالمی تجارتی تنظیم WTO میں خوش آمدید کہنے کی کوششوں کا کلیدی معمار تھے۔ انہوں نے سن 2000 میں شنگھائی کے دورے پر صحافیوں سے کہا تھا چین ہمارا دشمن نہیں۔ یہ بیان اس یقین پر مبنی تھا کہ تجارت میں اضافہ چین کو مشترکہ اصولوں اور عالمی اقدار کے نظام میں ڈھال دے گا اور یہ ایک ذمہ دار طاقت کے طور پر اس کے عروج میں مدد کرے گا۔ چین کی WTO کی رکنیت صدر جارج W بش کے زمانے میں ایک حقیقت بن گئی اور اس کی حمایت رچرڈ نکسن کے بعد ہر صدر نے کی۔ کارپوریٹ امریکہ بھی چین کے لیے مزید کھلنے کے معاملے میں سخت لابنگ کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر برٹش امریکن ٹبیکو اپنی مصنوعات کو چینی صارفین کو فروخت کرنے کے خواہشمند تھے، جبکہ US چائنا بزنس کونسل کی حکم کی تعمیل کرنے والی لیبر فورس تک رسائی کے لیے بے چین تھا۔ ٹیکساس کے اس وقت کے گورنر مسٹر بش نے مئی 2000 میں اپنی صدارتی مہم کے دوران بوئنگ کے کارکنوں سے خطاب میں چین کے WTO میں رکنیت کو شاید بہتر انداز میں پیش کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ تجارت کا معاملہ صرف تجارت نہیں بلکہ اعتماد کا معاملہ ہے۔ معاشی آزادی سے آزادی کی عادت پیدا ہوتی ہے اور آزادی کی عادتیں جمہوریت کی توقعات پیدا کرتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے چین کی بڑھتی ہوئی خوشحالی واقعتاً محدود پیمانے پر ہی صحیح سیاسی اصلاحات کے امکان کو بڑھاتی نظر آئی۔ WTO کی رکنیت کے بعد کے برسوں میں انٹرنیٹ نے ساری دنیا کی طرح چینی لوگوں کو بھی بحث اور اختلاف کا موقع فراہم کیا جس کا پہلے گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سن 2012 میں جب مسٹر شی نے پارٹی کے جنرل سیکرٹری کے طور پر اپنی پہلی مدت کا آغاز کیا تو بھی بین الاقوامی میڈیا کوریج اکثر فلک بوز عمارتوں، ثقافتی تبادلوں اور نئے متوسط طبقے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس بات کے شواہد ہیں کہ چین بنیادی طور پر